नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आपके लिए फोर्थ ग्रेड के जो पेपर हुए थे 6 शिफ्ट में, उन सभी शिफ्ट का पेपर हम आपसे डिस्कस करते जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम जो छठा पेपर, लास्ट पेपर था दोस्तों, वो भी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 6 के 6 पेपर की आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ये जो पेपर है दोस्तों, ये 21 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसका पूरा एनालिसिस है। तो उसकी हम लोग बात करते हैं, एक एक सवाल को लेते हैं। तो ये था इसका कोड JK1, ये कोड जिसका था। अब आ जाओ दोस्तों, अब करते हैं अपन शुरू आज की इस जो आपका पेपर हुआ था उसके डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखो आया था दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो उसके बीच में क्या संबंध होता है? तो f = r/2 संबंध होता है। इसमें आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दूसरा सवाल था, निम्न में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है दोस्तों? पंजाब ने। क्या जीता है? इंडियन सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, किसकी? हॉकी की। अगला सवाल आया था आपका 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका नाम था प्रेबोवो सुबियांटो। क्या नाम था इनका? प्रेबोवो सुबियांटो था। ये आपका करंट अफेयर का सवाल था। ये आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर का सवाल था और ये आपका साइंस का सवाल था। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जैविक अनुसंधान करने के लिए कौन गए थे भारत से? शुभांशु शुक्ला। कौन गए थे भारत से? शुभांशु शुक्ला। और ये क्या थे? ये इंडियन एयर फोर्स से थे। और इनकी रैंक क्या थी दोस्तों? इनकी रैंक थी ग्रुप कैप्टन। इनकी क्या रैंक थी? ग्रुप कैप्टन इनकी रैंक थी। तो ये जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए गए अंतरिक्ष यान का आपको नाम बताना, तो एक्सियोम 4। ये आपने कई जगह पे देखा होगा। एक्सियोम 4 जो था वो वायुयान से ये लोग कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यान से कहाँ पर गए थे? ये अपने स्पेस में ISS पे गए थे। और वहाँ पे क्या रिसर्च करके आए हैं? ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च है वो करके आए हैं। हमारे देश के जो गए थे, कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय एयरफोर्स में क्या थे? ग्रुप कैप्टन थे। चलिए, ये भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इससे पहले आप जानते हैं स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे, वो सबसे पहले गए थे। ठीक है, आगे चलो। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का प्रयोग किया गया था? जो हमारी आकाश मिसाइल है, कौन सी मिसाइल प्रणाली का प्रयोग किया गया? आकाश प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो ये भी करंट का सवाल था। अगला सवाल छठा नंबर, सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो इसका सही आंसर था मणिपुर। करंट अफेयर्स का जो इस शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं वो लोग काफ़ी अच्छे लेवल के मुझे अभी तक नज़र आए हैं। अगला सवाल, इस वीडियो के बाद में आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, छोटी सी 10 से 15 मिनट की, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि पहली बात तो कि शिफ्ट वाइज जो पेपर आए उनमें अलग अलग लेवल था पेपर का, किस तरह से अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है वो कौन सा तरीका अपनाने वाला है स्केलिंग का, जिसके माध्यम से कुछ शिफ्ट के नंबर बढ़ने वाले हैं और कुछ शिफ्ट के नंबर कम होने वाले हैं। तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें हम लोग एक कट ऑफ की भी बात करेंगे कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है और कौन सा मेथड वो अपनाते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। वो एक साइंटिफिक मेथड है, उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो बताएंगे हम एक अगले वीडियो में। तो आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो को देखें तो आप हमें सब्सक्राइब करें और आप उसमें जो एक नोटिफिकेशन आता है उसमें ऑल आप सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे वो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। जून 2025 में राजस्थान की किस आर्द्रभूमि को रामसर लैंड घोषित किया गया? तो जो मेनार है उदयपुर में, उसको घोषित किया गया। राजस्थान की अगला सवाल है 9 नंबर सवाल, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। क्या है इसका सही आंसर? फोय सागर झील। पहले फोय सागर नाम इसलिए रखा था कि उसका जो इंजीनियर थे वो अंग्रेज इंजीनियर थे, उनका क्या नाम था? फोय नाम था, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। 10वें सवाल पे आ जाओ दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला भरा? तो ये हमारे जयपुर में भरा था। इनमें से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान यानी हाड़ौती से संबंधित है? आपको पता है ये हमारा राजस्थान का मैप है और यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोला जाता है हाड़ौती क्षेत्र। क्या बोला जाता है? हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। और इसमें 4 जिले कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। और थोड़ा सा हिस्सा इसमें लगता है करौली का। थोड़ा सा हिस्सा किसका लगता है? करौली का भी इसमें लगता है। तो यहाँ पे यही सवाल था, पूछा था कि कौन सा आता है, तो इसमें आता है दोस्तों बारा। कौन सा आता है? बारा इसके अंदर आता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो उच्च मात्रा में पाया जाता है किसमें? जो हमारी रेतीली मिट्टी होती है उसके अंदर। अगला सवाल देख लीजिए, 13 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज कहाँ पर थी? डूंगरपुर थी। यानी कि सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पर थी? डूंगरपुर में थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं, ये इससे सिंपल तो सवाल क्या है, अगर राजस्थान का हर आदमी है उसको ये सवाल आता होगा। लू चलती है आपको पता है गर्मियों में, और उसके लिए हम बहुत सारे क्या है नुस्खे भी अपनाते हैं, जैसे प्याज को जेब में रख लेते हैं, उससे क्या कहते हैं कि लू नहीं लगती है। ऐसा तो आपने गाँव में काफ़ी सुना होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लू। अगला, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी काफ़ी सिंपल सवाल था, कहाँ पर है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। अगला सवाल देख लो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य? टाटगढ़ रावली, तो इसमें 3 जिले शामिल है, कौन से हैं? अजमेर, पाली और राजसमंद। कौन कौन से 3 जिले शामिल है? अजमेर, पाली, राजसमंद। कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों इसमें? झुंझुनू इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी सिंपल सवाल था ये भी। अगला सवाल, कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन सी है दोस्तों? मीठे पानी की जयसमंद। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है राजस्थान की? जयसमंद सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो जो अनुच्छेद 14 है हमारा, जो हमारा समानता का अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसमें कौन कौन से हैं समानता में? 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, भारतीय कानून के सामने सभी लोग क्या है? समान है। अगला सवाल, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो जो राज्य विधानमंडल है, ये मतलब राज्यों में जो वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं, जो एमएलए और मंत्री होते हैं उनके, तो वो कौन करता है? जो वहाँ की जो विधानसभा होती है वो करती है। तो यही सवाल पूछा गया था, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? राज्य विधान मंडल। अगला सवाल देख लीजिए, 20 नंबर, भारत में राज्यों के जिलों में, यानी कि जिलों में निचली अदालत के सीधे किसके अधीक्षण में काम करती हैं? तो उच्च न्यायालय के निर्देशन अधीक्षण में ये काम करते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं वो सभी। अगला सवाल देख लीजिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश तो कमलकांत वर्मा। ये भी आपको मेरे हिसाब से आता ही होगा सवाल, थोड़ा बहुत आपने अगर जीके स्टैटिक जीके पढ़ा है राजस्थान का तो। अगला सवाल आ गया फिर करंट का, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाबूलाल खराड़ी। क्या नाम है इनका? बाबूलाल खराड़ी। ये है हमारे रक्षा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे दोस्तों? तो ये किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष इस्तीफा किसको देता है? अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, आगे चलो, निम्न में से वह महत्वपूर्ण शासक जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? राणा हम्मीर। कौन थे? राणा हम्मीर। और इनको एक उपाधि और भी दी जाती है, वो क्या है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी किसको दी जाती है? राणा हम्मीर को दी जाती है। और इन्होंने ही क्या किया था? चित्तौड़ में जो गुहिल वंश है उसको दोबारा से पुनः स्थापित किया था। 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने किस तारीख को विद्रोह किया? 28 मई को। किस तारीख को विद्रोह किया? 28 मई को विद्रोह किया। आपको पता है स्वतंत्र जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में टोटल कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? टोटल 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? एरिनपुरा, और बताओ, नीमच और ब्यावर, और कौन सी थी बताओ? दिलवाड़ा। यही थी क्या? कमेंट करके बताओ आप, देखिए यही थी क्या?
और 2 जो बच गए उनके नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल 30 मार्च 1949 को, ये सवाल हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है घुमा फिरा के। गठित वृहद राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल शास्त्री ने। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, शोभा ने गोकुल को माणिक्य हीरा गिफ्ट किया। क्या किया? माणिक्य हीरा गिफ्ट किया। तो आपको पता है ये क्या था, हमारा चौथा चरण था। पहले चरण के कौन थे? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के कौन थे? गोकुललाल असावा। तीसरे चरण के कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। और चौथे चरण के कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? हीरालाल शास्त्री। अगला है कि प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लील टास कविता लिखी, तो ये कौन थे? कन्हैयालाल जी सेठिया। ये राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। कौन सी कविता लिखी थी? लील टास। ये क्या होता है? एक पक्षी होता है। लील टास क्या होता है? एक पक्षी होता है। अगला सवाल, सूर्यमल मिश्रण की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वंश भास्कर। कौन सी है? वंश भास्कर। 28 में क्या आ जाएगा? ए, वंश भास्कर। अगला सवाल है राजस्थानी उपन्यास धोरारी धोरी। धोरारी धोरी किसने लिखा है? श्रीलाल नथमल जोशी ने। धोरारी धोरी किसने लिखा है? श्रीलाल नथमल जोशी ने। तो देखो आप यहाँ से आपको लगातार 3 सवाल काहे के पूछ लिए? किताबों से संबंधित पूछ लिए, राजस्थान के साहित्य से संबंधित पूछ लिए। यानी कि राजस्थान का साहित्य कितना महत्व रखता है एग्जाम्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल आ जाओ, गणित का सवाल आ गया। किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज अगर 15,729 है तो वो राशि कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2,10,000। 2,10,000 आ रहा है आपका उत्तर, सही है। फिर आया, विनय ने कुल 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया। ब्याज की दर 10% है और 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला? 5,150। तो बताओ कि चक्रवर्ती ब्याज पर कितने पैसे लगाए गए थे? तो 15,000 रुपये किस पे लगाए गए थे? चक्रवर्ती ब्याज पर। और 10,000 रुपये किस पे लगाए गए थे? साधारण ब्याज पर। अगला सवाल, A/B 2/3 है, B/C 2/5 है और A/D 1/2 है। तो C/D निकालना है। यहाँ से आप B/C दे रखा है आपको, A/ आपको क्या दे रखा है? D। तो आपको इसको D/A करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसको एक तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, इससे आपको क्या आ जाएगा? A/B/C/D निकल जाएगा। उसमें से A/D आपको यहाँ पर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 15/8। अगला सवाल, कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु 48 वर्ष है। कितने बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा? जो 6:7 हो जाएगा। तो 8 साल बाद में। कितने साल बाद में? 8 साल बाद में। 8 साल बाद में कविता की आयु कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और शैलजा की आयु कितनी हो जाएगी? 8 इसमें भी जोड़ दो, 48 और 8 56। अब देखो इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या? 6 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 6 × 48 और इसमें जा रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं जा रहा है। तो 6:7 कैसे आएगा? 8 का भाग देके देखो, 8 6 गए 48, 8 7 56, तो 6:7 आ गया। काफ़ी सिंपल सवाल था ये, आप आराम से कर सकते थे। यानी इसके अंदर सही आंसर क्या आ गया दोस्तों? 8 इसके अंदर सही आंसर आ गया। आ जाओ आगे। PQR ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद P ने अपने निवेश की 20% राशि क्या कर ली? वापस निकाल ली। Q ने अपने निवेश की 50% राशि वापस निवेश कर दी। तो वर्ष के अंत में उनके लाभांशों का अनुपात क्या आएगा दोस्तों? 34:55:40 अगर आपका आ रहा है तो ये आपका सही आंसर है। हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी एडिशनल बताएं, लेकिन मैथ के जो सवाल है हम उनमें आपको डायरेक्ट आंसर ही बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर आदमी हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं अगर सोचूं कि मैं गणित के भी आपको सारे सवाल कर दूंगा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का भी सब कुछ बता दूंगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। और वैसे भी अब आपका उद्देश्य एग्जाम के बाद ये है कि आपको पता चले कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बाकी बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी कॉपियों की चेकिंग में जो आपकी OMR है उसकी चेकिंग का काम भी शुरू होने वाला है। X और Y किसी काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में करते हैं। Z की सहायता से इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ कि Z अकेले कितने दिन में कर देगा? तो अकेले 24 दिन में कर देगा। ठीक है, आगे चले, आ जाओ। 3 पाइप हैं P, Q और R। ये सेम पाइप वाला टंकी वाला कितनी देर में भरेगी, कितनी देर में खाली होगी? ऐसा सवाल हर शिफ्ट में उन्होंने पूछा है। एक टंकी को 28 मिनट, 35 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं। इन सभी पाइपों को एक साथ लगा दिया जाए
और गलती से निकासी पाइप भी खोल दिया जाए, यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी, तो जो एग्जिट पाइप था यानी कि जो खाली हो रही थी टंकी, तो उससे पूरा भरा हुआ पानी कितने देर में खाली हो सकता है? 210 मिनट में खाली हो सकता है। ये सवाल था। ये भी अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ अगला सवाल। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए अपना गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है कौन? एक व्यक्ति। एक दिन वह अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही और कितने टाइम में तय कर लेता है? 5/8 समय में तय कर लेता है। शेष यात्रा में उसकी गति क्या होनी चाहिए कि वो सही समय पर, यानी उसको ये वाली स्पीड इसकी मेंटेन हो जाए? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितनी गति से जाएगा वो? 60 किलोमीटर पर आवर। आगे की जो बच्ची वो किसी स्पीड से तय करनी पड़ेगी उसको? 60 किलोमीटर पर आवर। 37 सवाल हो गए हैं। 38वें सवाल पे चलते हैं। ये देखो आपका बार ग्राफ वाला सवाल था। कंपनी जे और एन द्वारा मिलकर उत्पादित कलाई घड़ियों की संख्या का कंपनी KLM द्वारा उत्पादित घड़ियों से क्या बताना था आपको? अनुपात। तो जे और एन को जोड़ दो, दी हुई है यहाँ पे संख्याएं। उसके बाद में KLM को जोड़ दो, KLM को जोड़ दो और उनका क्या निकाल दो? अनुपात निकाल दो। 506:669 ये इनका अनुपात आ जाएगा। काफ़ी सामान्य सा सवाल था। राजस्थानी भाषा में 39 नंबर सवाल देखो। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र, तो संतों का जीवन चरित्र के लिए कौन सा वो लिखा जाता था? पर्ची। क्या बोलते थे उसको? पर्ची। ठीक है। और जो राजा महाराजाओं की जो प्रशंसा में लिखा जाता था उसको क्या बोलते थे? रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल। कन्हैया ख्याल में कहान जो मुख्य पात्र है वो क्या कहलाता है? मेडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्हैया ख्याल में जो कहानी कहने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेडिया। क्या बोलते हैं? मेडिया उसको बोलते हैं। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? साफा या पगड़ी। काफ़ी सिंपल सा सवाल था। मेवाड़ में जो सिर पे पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? साफा या पगड़ी बोलते हैं। अब एक और सवाल पूछा। सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है जिसको फूंक मार करके बजाया जाता है? तो कौन सा है ये? पूंगी। पूंगी आपने सुना होगा, है ना? एक गाना भी है पूंगी के नाम पे, आपको पता होगा। चलो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम राजस्थान के निम्न में से लोक देवताओं में किसकी पूजा मुसलमान भी करते हैं और किससे? रामसा पीर के नाम से करते हैं। तो आपने वो भजन जरूर सुना होगा, रूणी चेरा धनिया राजा, है ना? जो अगर आपने भजन सुना है तो उसमें लास्ट में कहते हैं अरे रामसा पीर। उसमें एक लाइन आती है अरे रामसा पीर। तो उसमें रामदेव जी हैं, उनको क्या करते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं कौन? मुसलमान। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो राम शब्द है ना वो इसमें रा से मतलब होता है राम और मैं से मतलब होता है मोहम्मद। मैं से क्या होता है? मोहम्मद। यानी उन्होंने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता यानी उनकी सांप्रदायिक एकता की बात की थी। इसीलिए उनको मुसलमान किस रूप में पूछते हैं? पीर के रूप में पूछते हैं। अगला सवाल 44 नंबर। राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो जो बूंदी की कजली तीज है वो पूरे राजस्थान में फेमस है। बूंदी की कजली तीज। इसी तरह से जो जयपुर में जो गणगौर की जो यात्रा निकाली जाती है वो भी पूरे राजस्थान में फेमस है। आगे चलें। अगला सवाल देखो 45 नंबर। राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की है फेमस? बीकानेर की। जिसमें क्या करते हैं आपको पता है? उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट जो होता है, ऊंट की खाल के ऊपर क्या करते हैं? सोने का अंकन किया जाता है, डिजाइन बना करके और भरा जाता है उनको। वो उसके कलाकार कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो ये बीकानेर की फेमस है कौन सी? उस्ता कला। एक ऐसी कला और होती है कौन सी? मथेरन कला। कौन सी होती है? मथेरन कला। ये भी कहाँ की है दोस्तों? ये भी बीकानेर की है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग के कैबिनेट मंत्री? तो अविनाश गहलोत जी अभी वर्तमान में इसके मंत्री है जून 2025 के अनुसार। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज़ आप पकड़ सकते हो यहाँ से, इसका मतलब आपके पेपर कब बने हैं दोस्तों? जुलाई में बने हैं। कब बने हैं आपके पेपर? जुलाई में बने हैं। यानी कि एग्जाम से कितने दिन पहले बन गए? लगभग 2 महीने पहले बन गए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखो क्या लिख रहा है? जून 2025 तक। कौन है उस टाइम तक? कौन था? तो कौन थे? अविनाश गहलोत। अगला सवाल 47 नंबर। कौन सा निकाय राजस्थान में RTI अधिनियम से संबंधित अंतिम अपीलीय प्राधिकारी? तो हमारा जो SIC है, स्टेट इंफॉर्मेशन
कमीशन SIC राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, आगे इनमें से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो सोडियम जो धातु होती है ना वो कहाँ पर रखी जाती है? केरोसिन में रखी जाती है, क्योंकि अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए या इसको अगर पानी में डालते तो ये क्या करता है? आग पकड़ लेती है। ठीक है, बहुत सारे खेल दिखाने लोग वाले आते हैं ना, वो पानी में आग लगा करके दिखाते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, वो आपको सोडियम पानी में डालते हैं, उससे क्या होती है? आग लग जाती है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। लेकिन ये क्या है? केरोसिन से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। इसका जो आवर्त सारणी में उसको कैसे लिखते हैं? Na के नाम से लिखते हैं। एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं? पेप्सिन तो हमारे आमाशय से निकलता है और जो ट्रिप्सिन है वो हमारे अग्नाशय से निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो 50 नंबर। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो हमारे अंदर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि टोटल कितने पाए जाते हैं? 46। इनमें से जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है वो या तो XX होगा या XY होगा। अगर XX है तो होगा लड़की, और अगर XY है तो क्या होगा? लड़का। अगर 23वां जोड़ा ही निर्धारित करता है गुणसूत्र का कि आप लड़के हैं या लड़की। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी चीज़। आगे फिर एक और साइंस का सवाल, मानव रोग है और उसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे जो तपेदिक होता है इसको क्या बोलते हैं? TB। तो TB किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। TB किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। फिर एक अपना है खसरा। खसरा रोग दोस्तों किससे होता है? ये एक वायरस जनित रोग है। मलेरिया ये पहले भी पूछ चुका है, कौन सा रोग है? कवक जनित रोग है। वो जो दाद होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो सिंपल सा सवाल था, ए इसके अंदर आंसर आ जाएगा। एक दिन मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा 5 से 10 मिनट की, और आपका जो मानव रोग है ना जितने भी, उनको आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। केवल 10 मिनट लूँगा आपके किसी दिन। अगला सवाल, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ताड़ी द्वार। ये सवाल क्या है? अच्छा सवाल पूछा गया। सामान्यतः ये जीके की जो गाइड होते हैं उनमें नहीं मिलता है। ऐसे सवाल कहाँ से उठाए जाते हैं? ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो हमारी RBSC की बुक है, राजस्थान कला एवं संस्कृति के नाम से किताब चलती है क्लास 10 में, वहाँ से ये लाइन सीधे उठाई जाती है। तो ताड़ी द्वार कहाँ किसका है? नाहरगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसको क्या कहते हैं? ताड़ी द्वार। निम्न में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया? तो बीजल देव सिंह। किसने करवाया? बीजल देव सिंह। ये भी सवाल कहाँ से उठाया गया है? RBSC की किताब से उठाया गया है। ठीक है, और अभी आजकल क्या है, हम लोग हो गए हैं स्मार्ट लोग। क्या हो गए हैं हम लोग? जो भी तैयारी करने वाले हैं आप सभी लोग, आप क्या हो गए हैं? स्मार्ट हो गए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? स्मार्ट स्टडी करते हैं। इस चक्कर में क्या हो गया, आपने जो मेन चीज़ें थी NCERT की किताब और राजस्थान बोर्ड की किताबें, इनको तो आपने क्या कर दिया है? पटक दिया है, और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फ्री में अवेलेबल है, आपको पता है हर जगह। आप NCERT की किताब कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड की जो किताब है वो राजस्थान बोर्ड की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में मिल जाती है। तो फ्री की चीज़ की क्या है, लोग वैल्यू नहीं करते हैं। अदरवाइज़ आपको बताऊं, अब जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, आपको पता है हाल ही में काफ़ी विवाद चल रहा है कि एक एग्ज़ाम में राजस्थान में केवल 6 ही लोग क्वालिफाई कर पाए उसको, यानी कि पूरे राजस्थान में केवल 6% लोग थे जो 40% नंबर ला पाए। तो ऐसा क्या पूछ लिया उस पेपर में कि पूरे राजस्थान में इतने धुरंधर बैठे हैं बच्चे तैयारी करने वाले, वो 40% नंबर भी नहीं ला पाए। तो इसमें किसकी गलती है? RPSC की गलती है भाई। RPSC ने पेपर बनाया तो RPSC की गलती है, या कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आपने गलत सोर्स से पढ़ाई की, गलत स्रोतों से पढ़ाई की, इस कारण से आप लोग 40% नंबर नहीं ला पाए। इसके बारे में कभी बात करेंगे दोस्तों कि आजकल पहले वाली बात नहीं है। आपको पता है कि एक अभी RPSC में हमारे एक मेंबर हैं जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। क्या नाम है उनका? कर्नल केसरी सिंह राठौड़। अगर आपको पता हो तो जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, उनका एक लेटर काफ़ी वायरल हुआ था जिनमें उन्होंने स्टूडेंट के लिए कुछ गाइडेंस दी थी कि बेटा आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन उस लेटर को भी हमने क्या कर दिया, भुला दिया, और इसी कारण से क्या हुआ, केवल 6 ही लोग क्या कर पाए, 40% नंबर ला पाए। ठीक है, आगे चले
चलो अब आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, फटाफट सवाल करते हैं। करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों को क्या बोलते हैं? लांगुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लांगुरिया बोलते हैं। अगला सवाल, वालर नृत्य किसका है? गरासियों का। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोक नाट्य है? हेला ख्याल। हेला ख्याल में क्या करते हैं? ऐसे हाथ रख के और लंबी टेर मार के हेला लगाते हैं, वो जो ख्याल होता है उसको क्या बोलते हैं? हेला ख्याल बोलते हैं। कौन सा लोक नाट्य महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में, तो जयपुर में जो तमाशा है वो किसके टाइम में शुरू हुआ था? महाराणा प्रताप सिंह के टाइम में शुरू हुआ था। आगे आ जाओ, कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में है? तो जैसलमेर में पटवों की हवेली है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसलमेर में कौन सी हवेली फेमस है? पटवों की हवेली। आगे आ जाओ, 59 नंबर सवाल, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें एक अस्थायी सदस्य चुने गए थे जिनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो अगली बैठक हुई उसके अंदर किसको चुन लिया गया? परमानेंट मेंबर, परमानेंट अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे आ जाओ, अगला सवाल, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत। एमएलए चुनते हैं क्या राज्यपाल को? नहीं। कहाँ से आता है राज्यपाल? केंद्र से भेजे जाते हैं। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। तो ये तो सही बात है, हो ही नहीं सकते सदस्य। और अगर हैं भी तो क्या है? उनका पद, जिस दिन वो राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं उस दिन से क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना हो गया सही। बाकी अपने को 2 ऑप्शन देखने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है क्या? नहीं। सामान्यतः कितनी अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन ये कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है। आगे चलो, भारत का कोई भी नागरिक कितनी आयु? 30 नहीं, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु है? 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु है? 30 वर्ष। एमएलए बनने के लिए कितनी आयु है? 25 वर्ष। और सरपंच बनने के लिए कितनी आयु है? 21 वर्ष। समझ में आई बात? आगे चलो, अब आ गए आपके अंग्रेजी के सवाल। एक्टिव टू पैसिव पूछ रहा है। ही वाज पासिंग द बॉल, तो द बॉल वाज बीइंग पास्ड बाय हिम। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल था आपका, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। क्या? शी सेड टू मी, यानी शी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? शी टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चला गया? दैट में चला गया। ही हैज किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। तो ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे चलो, 63 में आ जाओ। असर्टिव से क्या बनाना है? नेगेटिव। असर्टिव मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या बनाना है? नेगेटिव। पहले पढ़ो, लोकेश हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। लोकेश के पास कॉमन सेंस से ज़्यादा पूंजी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, ये कर देंगे। लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ। तो इसमें आ जाएगा ए। फिर आपको क्या करना है? इंटेरोगेटिव से फिर आपको असर्टिव बनाना है। हु डज नॉट लाइक टू बी पैम्पर्ड? एवरीवन लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। ठीक है, 64 में क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाओ आपको एक्सक्लेमेटरी। इंग्लिश में तो पूरा पैटर्न एकदम सेम आया है। इंग्लिश के जितने भी सवाल पूछे गए ना बिल्कुल सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं। तो अगला देखो आप, एक्सक्लेमेटरी में आपको मैंने बताया भी था कि एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होता है इसमें ये साइन ढूंढो पहले तो आप। तो जिसमें ये साइन नहीं है उसको तो आप हटा दो, लेकिन इस बार क्या है? चारों ऑप्शन में ये साइन है। अब सवाल क्या था? सवाल क्या था आपका? सवाल था, इट इज सेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। तो ये एक दुख भरी बात है कि हम आज मैच हार गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? अलास, अपन हिंदी में बोलते हैं ना अल्ले, अल्ले बोलते हैं ना, अल्ले मारवाड़ी में बोलते हैं अल्ले, ये हो गया। तो वही वाला है, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। ठीक है, इसमें आ जाएगा सी। अगला है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। नो सूनर आई सा द बियर देन आई रैन अवे। तो नो सूनर आई हैड आएगा इसमें। नो सूनर हैड आई सीन, ये इसके अंदर आ जाएगा। अगला है, इट टुक आनंद 7 years टू accomplish द टास्क। तो इसके अंदर आ जाएगा, सही शब्द क्या है? accomplish, ACCOMPLISH। अगला सवाल, किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप का क्या उपयोग है? तो
किसान अपनी फसल की जानकारी क्या कर सकते हैं, खुद आप स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका क्या नाम है, किसान गिरदावरी ऐप। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एडोब फोटोशॉप क्या है, ये क्या काम आता है, ये फोटो वगैरह तैयार करने के काम आता है। चलो आगे चलो, आप आ जाओ 70 पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए क्या की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल वी किसके लिए करते हैं, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड किसके लिए करते हैं, अंडू करने के लिए। किसके लिए, अंडू, यानी जो आपने किया उसके वापस पीछे जाने के लिए। एमएस एक्सेल में पाई चार्ट और बार चार्ट टैब के अंतर्गत कौन से टैब में आते हैं? तो इंसर्ट में जब आप जाएंगे, जैसे फाइल है, फाइल के आगे जैसे ऑप्शन आते हैं अलग अलग, तो एक जगह आता है इंसर्ट। इंसर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे क्या मिलेंगे, ये क्या इंसर्ट करना चाहते हैं आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, या आप कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। चलो आगे चलो, वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह जो एक यूआरएल के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, वेबसाइट बोला जाता है। वेबसाइट के अंदर क्या होता है, जैसे www डॉट, फिर कुछ आगे होगा, आगे .co.in होगा या .com होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला सवाल, ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा इनमें से नहीं है, तो उपयोगकर्ता का नाम। प्राप्तकर्ता का तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, @ आपको पता है डालना ही पड़ता है, और उसके बाद में आपको डोमेन लेवल की उसके अंदर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या इसके अंदर नहीं होता है, जो भेज रहा है उसका नाम इसके अंदर नहीं होता है। 5/6, 2/9 और 4/27 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी भिन्न, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 20/3। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 20/3। अगला सवाल फिर गणित का आ गया। किसी एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 43 हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है। अनुत्तीर्ण का कितना है, 16 है। तो बताओ कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो 25% जो विद्यार्थी थे वो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। आगे आ जाओ, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 रुपये में बेची, जिससे उसको क्या हुआ, 12% लाभ हुआ। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी वो वस्तु? तो 2160 रुपये में उसको वस्तु बेचनी चाहिए थी। अगला सवाल देख लो, एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक 18 हज़ार रुपये में बेची। एक बाइक पर उसको 20% लाभ हुआ, दूसरी पर 10% हानि हुई। इस संपूर्ण लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि? तो लाभ हुआ, और कितना परसेंट हुआ, 2 सही 6/7% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। आगे चलो, अगला सवाल देख लो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। मान लो एक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है मान लो, तो 10 की 20% बढ़ाया, यानी कितना कर दिया उसको, 12 कर दिया। तो पहले कितना हो रहा था क्षेत्रफल, 10 × 10 यानी कि 100, अब कितना हो गया, 12 × 12 यानी कितना हो गया, 144, यानी कितने परसेंट बढ़ गया, 44% बढ़ गया। 100 से कितना हो गया, 144। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 साल में 13,080 और 8 साल में 16,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो 12% है। ब्याज की दर कितनी है, 12% है। 80 नंबर सवाल में आ जाओ। अब आ गए हमारे हिंदी के सवाल। कौन सी व्यक्तिवाचक संख्या का उदाहरण नहीं है? भारत व्यक्तिवाचक संख्या है, बिल्कुल। गंगा भी एक नाम है, हिमालय भी एक नाम है। पहाड़ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि पहाड़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, जैसे नाग पहाड़ हो गया, और बहुत सारे पहाड़ों के नाम आपको पता ही अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पहाड़ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है, यह बिल्ली काली है, इस बिल्ली को काली है मतलब हम क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं हम, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। यह बिल्ली काली है, यह बिल्ली सफ़ेद है, तो ये सब क्या हो गया, उसके गुण बता रहे हैं ना कि, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब जैसे आप मान लो कि अभी आपकी नौकरी लग जाएगी और आपकी सगाई होगी मान लो, तो आपको मान लो कि ऐसे बोला कि भाई ये लड़की जिससे आपकी सगाई होने वाली है काली है, तो काली होना क्या हो गया, उसकी गुण बताया ना उसका कि वो काली है, तो आप पता नहीं फिर शादी करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलो 82 में आ जाओ। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यानी जो सोता है सो खोता है, और ये बिल्कुल सही बात भी है, आपको अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि जो सोता है वो खोता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलो।
राधे श्याम रो चुका, राधे श्याम रो चुका, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया यूज हुई है? इसमें संयुक्त क्रिया का यूज हुआ है। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन कौन से हैं वो आपको छांटने हैं। तो तत्सम शब्द कौन से हैं इसके अंदर? एक तो उष्ट्र है, उष्ट्र से क्या बन गया आपका? तद्भव, उष्ट्र से तद्भव क्या बन गया? ऊंट बन गया। और कौन सा है? मयूर, मयूर से क्या बन गया तद्भव शब्द? मयूर से बन गया आपका मोर, क्या बन गया? मोर। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बी और डी। नीचे आ जाओ 85 में। जो शब्द कथन एक क्या बोल रहा है कि जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो क्या है ये हो गया आपका गलत, यानी एक सही है और दो गलत है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? ये सवाल दोबारा से रिपीट हो गया, सेम का सेम सवाल आया था, उसका आंसर भी लोटा ही था और इसका आंसर भी क्या है? लोटा है। यानी ये सवाल क्या हुआ दोस्तों आपका 86 नंबर सवाल रिपीट हुआ है। अक्कल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, अक्कल पर पत्थर पड़ना क्या होता है? यानी कि मान लो आपको एग्ज़ाम में पहुंचना था 8 बजे, 8 बजे गेट हो गया बंद, और लेकिन फिर भी आप कितने बजे पहुंच रहे हो? 8:30 बजे पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपकी अक्कल पे क्या हो गए थे? पत्थर पड़ गए थे, यानी कि आपकी बुद्धि क्या हो गई थी दोस्तों? भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए आप लेट हो गए। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि थोता चना बाजे घना। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को कम जानकारी होती है ना, या अधूरी जानकारी होती है, वो ज़्यादा अपने जो ज्ञान है उसको उधेड़ने का प्रयास करता है, और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है वो कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करता है। इसी संबंधित थोता चना बाजे घना। नयन, नयन में कौन सी है? अयादि संधि है दोस्तों। इसमें कौन सी सही संधि है? अयादि संधि है। तो ने प्लस अन मतलब क्या हो गया? नयन। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, आई, आय, अव और आव। ये 4 आपको साउंड आपको सुनेंगे किसी ना किसी शब्द में, तो आप समझो कि वो जैसे नयन, आइए आई आ रहा है ना, तो इसमें आ गया आपका ए आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आय आएगा तो आई आ जाएगा, इसके अंदर ओ आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। जैसे चयन, चयन आई आ रहा है, इसमें आई मतलब क्या आएगा? चे प्लस अन, चे प्लस अन, समझ गए? जैसे पावन, पावन, इसमें क्या आ रहा है? औ आ रहा है, मतलब ओ आ जाएगा, यानी पो प्लस अन, इसमें क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। किसी दिन हम बात करेंगे संधि के बारे में, तब आपको डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझाएंगे। आगे आ जाओ प्रत्युपकार। तो इसमें आ गया प्रति, और कौन कौन सा उपसर्ग है इसमें? उप, ये भी इसके अंदर है। तो पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग तो है ही है, और कौन सा उपसर्ग है इसमें? उप उपसर्ग भी है। अब आ गया अपना राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में परवन परियोजना है? तो परवन कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में है। परवन परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में है। आगे आ जाओ। 2024 में जो मानसून सीजन था, जून से सितंबर के दौरान, किस महीने में राजस्थान में दीर्घ अवधि औसत का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? तो अगस्त महीने में जो है वो ये दर्ज किया गया। हमजा खेरी बांध कहाँ पर है? अच्छा सवाल पूछा। सिवनी, कौन सी नदी पर है ये? सिवनी नदी पर है हमजा खेरी बांध। इंपॉर्टेंट सवाल था, आउट ऑफ द ट्रैक सवाल था, सामान्य सवाल नहीं था। आगे आ जाओ। कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो मासी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित नहीं है? उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है। आ जाओ आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आ गया भरतपुर। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट कौन से स्थान से निकलती है? तो वैरों का मठ है। बनास नदी कुंभलगढ़ के पास कौन सी जगह से निकलते हैं? वैरों के मठ से। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ये सवाल भी क्या था? गुड सवाल मैं इसको बोलूँगा, ठीक है, सामान्य सवाल नहीं था। कुछ सवाल अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत ही शानदार, भले ही ये 4th ग्रेड की एग्जाम थी, लेकिन सवालों का जो स्तर था कुछ सवालों का, वो वास्तव में बहुत ही शानदार था। RAS के लेवल का उनका स्तर मैं मानता हूँ। आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? जैसे कि NHAI द्वारा 31/12/2024 की स्थिति में जारी भारत के सड़क, यानी आप 168A, ये जो डेट है इसके बाद में आपको पता है कि कुछ जो हाईवे हैं उनके नाम भी क्या कर दिए गए हैं? चेंज कर दिए गए हैं। उसी क्रम में ये सवाल पूछा गया था। 168A इसका सही आंसर आएगा। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टैंड ब्रिज निम्न में से
कॉरिडोर का हिस्सा है। तो जो हमारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, कौन सा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, उसी का हिस्सा है ये जो बना हुआ है केबल स्टैंड ब्रिज। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जो आपदा प्रबंधन के मामले होता है वो सीधा किसके पास होता है? भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे चलो। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र CDM प्रकोष्ठ है एक, तो इसकी स्थापना कौन से विभाग के तहत की गई? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई। अब आगे आपके अंग्रेजी के कुछ सवाल फिर से। फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो ही अर्न्स 7,000 रुपीज़। अब ए ईयर आएगा, एन ईयर आएगा। देखो ईयर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईयर, लेकिन इसको बोलते क्या है हम लोग? ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। ईयर तो ये है, ईयर कौन से हैं? ये है हमारे, ये है ईयर। तो इनको कैसे लिखते हैं अपन? EAR। ये क्या हो गया? ईयर। लेकिन इसके वाई लगा दिया तो क्या बन गया? ईयर। यानी वाई इसके पहले आता है, और यानी इसके अंदर हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। इसके अंदर आप अगर साउंड ढूंढने लग गए तो क्या कर सकते हो? आप इसको गलत कर सकते हो। बहुत सारी एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है ईयर वाला। हमेशा ईयर का, ईयर के पहले क्या आएगा? ए ईयर आएगा। आगे चलो। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट? मतलब आपके पास कुछ खाना बचा है क्या? कोई भी खाना आपके पास बचा है क्या? एनी आएगा इसके अंदर। क्या आएगा दोस्तों? एनी आएगा। फिर आपके कुछ सेंटेंस दिए हैं, कुछ प्रीपोजिशन दिए हैं। तो पहला है प्रेम वाज सेंटेंस्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा टू, सेंटेंस टू डेथ बाय द जज, मतलब उसको क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई। फिर बी था फॉर लैक मनी ही कुड नॉट। तो बी में क्या आ जाएगा दोस्तों? लैक ऑफ मनी। आपने सुना होगा लैक ऑफ मनी। फिर सी क्या है? द कैट जंप्ड ओवर। इसमें क्या आ जाएगा? सी में क्या आ जाएगा? ओवर द फेंस, यानी कि ऊपर से कूद गई। किसके? जो जाल लगा हुआ था उसके। द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिज आर्म। तो डी में क्या आ जाएगा? ऑन हिज आर्म इमीडिएटली। तो 103 में क्या आ गया? आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। 104 में आ जाओ। अब आपको क्या करना है? पंक्चुएशन वाला देखो फिर पूछा। पंक्चुएशन मैंने आपको बताया था, बोलते टाइम जो हम पॉज लेते हैं, जहाँ पे रुकते हैं, जैसे मोदी जी भाषण देते हैं तो जैसे बोलते हैं भाइयों और बहनों, फिर रुक जाते हैं, फिर आगे कुछ बोलते हैं, तो वो जो बीच में रुकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं। दे विल कम, फिर कोमा वॉन्ट दे, वो लोग आएंगे, आएंगे ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन हिंदी में, वो लोग आएंगे, आएंगे ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है ये। डी इसमें आंसर आ जाएगा। इस कक्षा में तानिया दूसरों से ज़्यादा समय निष्ठ है। इसका क्या बनाना था? इंग्लिश। तानिया इज मोर पंक्चुअल देन अदर्स इन द क्लास। फिर आपको पूछा कि इंग्लिश से क्या बनाना है? हिंदी। मतलब सब कुछ पूछ लिया इन्होंने। 4th ग्रेड के एग्ज़ाम का पेपर ऐसा हुआ है कि इसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके, मैथ सब कुछ पूछ लिया। ठीक है दोस्तों। तो सी लिसन टू माई एडवाइज अटेंटिवली। उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी। उसने जो मेरी सलाह थी वो क्या थी? ध्यानपूर्वक सुनी। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? 106 में आ गया ए। एक शब्द है व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर ए डॉक्यूमेंट विच इज जेन्युइन। तो आप उसको क्या बोलते हैं? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। आपने सुना होगा ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसका मतलब होता है प्रामाणिक सर्टिफिकेट, यानी कि प्रामाणिक प्रमाण पत्र। तो इसमें आ जाएगा आपका सी। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? तो हमारा जो तनोट है, कहाँ पर है तनोट? जैसलमेर में है। और वहाँ पर एक माता का मंदिर भी है, तनोट माता का मंदिर। तो ये कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे पास में है? तो तनोट। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो हनुमानगढ़ में हरियाणा की सीमा लगती है, सीकर में लगती है, अलवर में लगती है, लेकिन कहाँ पर नहीं लगती? दौसा से हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। 110 में आ जाओ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? तो लगभग कितने प्रतिशत थी? 24.8, यानी कि लगभग 25% थी। आ गया इसमें ऑप्शन नंबर ए। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। जहर प्लस ईला, जहरीला। निम्न में से आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चक्षु है, लोचन है, नयन है, और क्या होते हैं? तो कौन सा नहीं है? चपला। चपला किसका होता है? बिजली का होता है। चपला, चंचला, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? बिजली के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलो।
पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये आदमी है बहुत पक्षपात कर रहा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल निष्पक्ष है। तो इसमें क्या आ जाएगा? निष्पक्ष। इसमें क्या आ जाएगा? निष्पक्ष। जो बहुत जानता है उसको क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? अनजान होता है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। क्षम्य मतलब होता है क्षमा करने योग्य। कर्तव्य क्या है? जो किए हुए उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। ये भी कई शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो चारित्रिक शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शुद्ध। और बाकी ये तीनों शब्द हैं, ये क्या है? अशुद्ध शब्द हैं। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? 116 में बी। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो इसको क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। अगला सवाल, रमेश ने अपने भाई द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। तो ये जो पत्र है ये कौन सी शैली में है? ये है अनौपचारिक शैली में, क्योंकि ये क्या है? निजी पत्र लिखा गया है। तो ये कौन सी शैली में होता है? अनौपचारिक शैली में होता है। औपचारिक पत्र में क्या होता है? जर्नली है, नाम का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि पद नाम जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले क्या किया था? एक पत्र भेजा था जिसका उत्तर नहीं मिला। अब क्या करना है? रिमाइंडर भेजना है। तो रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुस्मारक। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक। ठीक है दोस्तों। और लास्ट सवाल, फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस। द रेडियो, देखो सिंस आ गया, सिंस और फोर आता है तो हमें पता है क्या करना है, या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं या फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या था? यस्टरडे लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड बीन प्लेइंग। इसके अंदर क्या आ जाएगा? उत्तर नंबर आपका बी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपके सवाल हो गए पूरे, और हमने आपसे जो वादा किया था वो भी आपको पूरा कर दिया कि हम 6 के 6 पेपर की आपके लिए क्या लेकर के आएंगे? आंसर की लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो सीरीज़ हम लेकर के आए ये आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्द वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही अच्छा कंटेंट जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा वो भी लेके आने वाले हैं। ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर की हम लोग फ्री क्लासेज आपके लिए वीडियो के लिए चला रहे हैं, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बने रहिए गुरुजी 4.0 के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।